गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारा लेसन स्टार्ट है पद परिचय। पद परिचय के अंतर्गत हमने 4 शब्दों का या 4 पदों का पद परिचय ज्ञात करना सीखा है। पिछले 4 भागों में हमने पद परिचय क्या है, संज्ञा का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, सर्वनाम का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, विशेषण और क्रिया का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है, इन विषयों पर चर्चा किया है। आज हमारी चर्चा का विषय है अव्यय का पद परिचय। अव्यय हम अच्छी तरह जानते हैं, वाक्य में अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अर्थात अव्यय का पद परिचय देते समय हमें लिंग, वचन, कारक आदि का उल्लेख नहीं करना है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। हमें अव्यय का पद परिचय देते हुए सिर्फ अव्यय के भेदों का उल्लेख करना होता है और वाक्य में उनका क्या स्थान है, क्या संबंध है अन्य शब्दों से, बस इस बात की जानकारी देनी होती है। तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अव्यय का पद परिचय देते समय हमें किन बातों का उल्लेख करना है। अव्यय के पद परिचय के अंतर्गत अव्यय के भेदों का उल्लेख करना आवश्यक होता है, जैसे वे क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है या संबंध बोधक है। मुख्य रूप से इन्हीं चारों का आपको भेद ज्ञात होना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि इनके उपभेद क्या है और वाक्य में इनका स्थान क्या है। यानी अव्यय के भेदों का निरूपण करके ही हम अव्यय के पद परिचय को स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अव्यय चूंकि अविकारी शब्द हैं, तो इन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन अव्यय शब्दों को क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि रूपों में देखा जाता है और इसी के अनुसार अनेक उदाहरण देकर, कुछ उदाहरणों को लेकर के हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, माँ भीतर बैठी थी। हमारा दूसरा उदाहरण है, बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो दोनों वाक्य लिखे हुए हैं, इन दोनों ही वाक्यों में 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। पहला भीतर और दूसरा धीरे धीरे। ये इस वाक्य में अव्यय शब्द है जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि हम माँ की जगह पिताजी का भी प्रयोग करेंगे तब भी भीतर शब्द ही प्रयोग होगा कि पिताजी भीतर बैठे हैं। ठीक है, तो क्रिया पर प्रभाव पड़ जाएगा, बैठे की जगह बैठे हैं हम बोलेंगे, लेकिन अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भीतर है तो भीतर शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ये जो अव्यय है ये क्या प्रकट कर रहा है, बैठी थी क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्या है, कैसे पढ़ रहा था, बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने की विशेषता है कि ये धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है, क्रिया विशेषण है। ये दोनों ही वाक्यों में ये दोनों अव्यय जो भीतर और धीरे धीरे है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्रिया विशेषण है। अर्थात अव्यय का कौन सा भेद है, क्रिया विशेषण। अब इनके भी कई उपभेद होते हैं जिनकी चर्चा करना आवश्यक है कि हम भेदों के साथ उपभेदों का भी उल्लेख करेंगे। तो धीरे धीरे और भीतर क्रिया विशेषण है और कौन सा क्रिया विशेषण है, उपभेद इनका क्या है, भीतर स्थानवाचक है। क्यों, क्योंकि भीतर स्थान का उल्लेख कर रहा है, इसलिए भीतर, बाहर, अंदर, बाहर, यहाँ, वहां, ये सब क्या है, ऊपर नीचे, ये सब स्थान है। तो ये स्थानवाचक शब्द है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसका जब हम परिचय देंगे तो हम भीतर शब्द लेंगे कि भीतर एक अव्यय है और इसका पद परिचय देते समय हम क्या कहेंगे, यह एक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जो बैठी क्रिया की विशेषता को प्रकट करता है। क्रिया विशेषण है तो आपको क्रिया भी बतानी है कि किस क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। तो बैठी है क्रिया की
विशेषता प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार हमारा ये जो दूसरा शब्द है धीरे धीरे, ये अव्यय, इसको हम पूरा सेंटेंस पहले पढ़ते हैं। बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे, तो पढ़ रहे हैं, बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं उसकी विशेषता को स्पष्ट किया गया है कि बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या है, उसकी रीति को बता रहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे को हम क्या कहेंगे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगर इसी की जगह अगर हम वाक्य कर दें कि बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, बच्चे बार बार प्रश्न पूछ रहे थे, तो वह क्या हो जाता, बार बार काल को बता रहा है कि बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, एक के बाद एक, तो वह हो जाता बार, धीरे धीरे की जगह अगर बार बार होता तो वह हो जाता कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार से हम केवल ये नहीं बताएंगे कि वह क्रिया विशेषण है, हम यह भी बताएंगे कि क्रिया विशेषण का कौन सा उपभेद है। तो अव्यय का पद परिचय देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, लिंग वचन और कारक का उल्लेख नहीं करना है, हमें सिर्फ अव्यय शब्द को पहचानना है और उन शब्दों के मुख्य भेदों और उनके उपभेदों की चर्चा करनी है, यही उसका पद परिचय है। एक बार फिर से इस लाइन को देखते हैं। यहाँ पर माँ भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। इन दो वाक्यों में भीतर और धीरे धीरे दोनों शब्द अव्यय हैं और भीतर क्या है, इसका पद परिचय देते समय हम कहेंगे भीतर अव्यय शब्द है। भीतर कौन सा अव्यय है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का कौन सा रूप है, भीतर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और बैठी की क्रिया की विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। इसी तरह धीरे धीरे शब्द की व्याख्या हम किस प्रकार करेंगे, धीरे धीरे एक अव्यय शब्द है। कौन सा अव्यय शब्द है, तो आगे हम लिखेंगे क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और पढ़ना क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। आइए हम अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। अगला उदाहरण है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज के नीचे बैठी है। मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, तो के नीचे शब्द आता है। के नीचे शब्द आपका अव्यय है। बिल्ली की जगह कुत्ता होता तब भी के नीचे शब्द की प्रयोग होता। हम आपको बता चुके हैं कि अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिन पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये अविकारी शब्द होने के कारण के नीचे शब्द अव्यय कहा जाएगा। और दूसरा हमारा जो इसमें सेंटेंस है वह है, मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं। बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज के नीचे, और मेज के ऊपर क्या है, पुस्तकें रखी हैं। तो ये क्या प्रकट कर रहा है, ये संबंध बोधक अव्यय को बता रहा है। संबंध बोधक अव्यय यहाँ क्यों निकल कर आता है, क्योंकि जो संबंध बोधक अव्यय होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध स्पष्ट करता है, इसलिए इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मेज के साथ बिल्ली का क्या संबंध निकल कर आ रहा है कि बिल्ली मेज के नीचे बैठी है। बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज के नीचे बैठी है। तो ये जो के नीचे शब्द आ रहा है वह क्या प्रकट कर रहा है, बिल्ली और मेज के बीच के संबंध को प्रकट कर रहा है, इसलिए इसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। और ये किसके साथ संबंध प्रकट कर रहा है, यह मेज का बिल्ली के साथ संबंध प्रकट कर रहा है, इसलिए संबंध बोधक है। ठीक है, अब दूसरे उदाहरण पर आते हैं। मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं, तो यहाँ के ऊपर संबंध बोधक की विशेषता है, के नीचे, के ऊपर, के बाहर, के अंदर, ये लगा होगा। ठीक है, से पहले, के बाद, इन शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो मेज के ऊपर पुस्तकें रखी हैं, यहाँ के ऊपर किसके संबंध को प्रकट कर रहा है, मेज के साथ पुस्तकों के संबंध को स्पष्ट कर रहा है कि पुस्तकें कहाँ रखी हैं, मेज के ऊपर रखी हैं। तो के ऊपर जो है वह संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय है,
संबंध बोधक अव्यय। अन्य उदाहरण की ओर चलते हैं। तुम कॉपी और किताब, तुम कॉपी और किताब ले लो, यहाँ कॉमा है, यानी कि इसमें दो उपवाक्यों का प्रयोग किया गया है एक सेंटेंस में। तुम कॉपी और किताब ले लो, लेकिन इसे फाड़ना नहीं, लेकिन इसे फाड़ना नहीं। फाड़ना नहीं, तो यहाँ पर दो शब्द अव्यय के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन और। तो पहला जो शब्द आया है तुम कॉपी और किताब ले लो, लेकिन इसे फाड़ना नहीं, तो दूसरे उपवाक्य में लेकिन शब्द आ रहा है। तो और लेकिन ये दोनों ही शब्द क्या है? अव्यय है। कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय का क्या विशेषता है, इसको जान लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ लग करके ये समुच्चय बोधक शब्द जो उपवाक्य हैं उनको जोड़ने का कार्य करते हैं, उन वाक्यों को पूर्ण वाक्य बनाने का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। कॉपी और किताब ले लो, लेकिन फाड़ना नहीं, तो ये दोनों शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में और, लेकिन, किंतु, परंतु आदि शब्दों का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा दोनों उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य किया जाता है। और व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या आता है, वहां पर एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। मुख्य वाक्य के ऊपर उपवाक्य आश्रित होता है, आश्रय और आश्रित का दोनों वाक्यों में संबंध होता है, और उसमें शब्द कौन से प्रयोग होते हैं? क्योंकि, चूंकि, इत्यादि, कि इत्यादि। क्यों? जैसे हम कहेंगे कि मैं विद्यालय से जल्दी घर आ गई क्योंकि मुझे बाजार जाना था। तो मैं क्यों जल्दी आ गई? क्योंकि मुझे बाजार जाना था। तो जो मुख्य वाक्य है मेरा जल्दी घर आना, वह किस पर आश्रित है? उस पर दूसरा जो उपवाक्य है वह आश्रित है क्योंकि मुझे बाजार जाना था। ठीक है, तो इस प्रकार व्यधिकरण समुच्चय बोधक में चूंकि, क्योंकि, की का प्रयोग होता है और उसमें दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, अर्थात एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। वहां पर समुच्चय बोधक होता है समानाधिकरण में और, किंतु, परंतु इत्यादि का प्रयोग होता है, और व्यधिकरण समुच्चय बोधक में चूंकि, क्योंकि, की आदि का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर और लेकिन शब्द वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए पर यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक आता है। यही इसका पद परिचय है। और लेकिन ये दोनों शब्द अव्यय है। कौन सा अव्यय है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। इसके बाद हम अपना अगला उदाहरण लेंगे। अरे वाह, तुमने तो सारे रसगुल्ले खा लिए। हम कैसे बोलते हैं? अरे वाह, तुमने तो सारे रसगुल्ले खा लिए। ये आश्चर्य की भावना को प्रकट कर रहा है। अगर आपको किसी बात की उम्मीद न हो और वो अचानक आपके सामने घटित हो, या आप उसके बारे में सुने, किसी घटना के बारे में सुने और अपना आश्चर्य का भाव प्रकट करें, तो कौन सा वहां पर अव्यय प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक। हम अच्छी तरह जानते हैं विस्मयादि बोधक के कई रूप होते हैं जो भावनाओं को अलग अलग प्रकट करते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, आश्चर्य इत्यादि, क्रोध इत्यादि। तो इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो विस्मयादि प्रयोग किए जाते हैं, हम उनके भेदों का उल्लेख करते हैं। यानी पहले हम ये लिखेंगे कि ये विस्मयादि बोधक है, और उसके साथ ही साथ ये किस भाव को स्पष्ट करते हैं उसका उल्लेख हमें करना होता है, क्योंकि विस्मयादि का मतलब ही है कि विस्मय इत्यादि भावनाओं को प्रकट करने वाला अव्यय। तो यहाँ पर हम ये विस्मयादि बोधक का उल्लेख तो करेंगे, साथ में इसके उपभेद के रूप में सिर्फ उस भावना का उल्लेख करेंगे जिस भाव को वो प्रकट कर रहा है। विस्मयादि बोधक को विस्मयादि बोधक का परिचय देते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले उसके भेद लिखेंगे कि यह विस्मयादि बोधक है, पहले अव्यय का हम भेद लिखेंगे कि यह विस्मयादि बोधक है, और उसके बाद हम ये लिखेंगे कि उसकी भावना क्या है, यानी कि वह किस भाव को प्रकट कर रहा है। तो हमने यहाँ पर वाक्य लिया, अरे वाह, उसके बाद विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तुमने तो सारे रसगुल्ले
खा लिए। इस प्रकार कौन सी भावना प्रकट हो गई यहाँ पर? हमारे आश्चर्यचकित होने की भावना प्रकट हो गई। तो इसलिए हम वहां ब्रैकेट में लिख देंगे आश्चर्य भाव को प्रकट करता है। तो हम इसके पद परिचय में क्या लिखेंगे कि अरे वाह विस्मयादि बोधक है, जो कि आश्चर्य की भावना को प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार हम हर्ष की भावना को, वाह तुम तो कक्षा में प्रथम आए, तो इस प्रकार हम शाबाशी देने वाले शब्दों में हर्ष की भावना प्रकट करते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। किसी बात से घृणा हो तो हम घृणास्पद शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे छी कितना गंदा लिखा हुआ है, हम घृणा प्रकट कर रहे हैं कि ये राइटिंग बहुत गंदी है। और इसी प्रकार किसी भी घृणा सूचक शब्द को, क्रोध सूचक शब्द को हम विस्मयादि के अंतर्गत रखते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि अव्यय का पद परिचय किस प्रकार दिया जाता है। हमें जिन दो बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है वे यह कि अव्यय वे अभिकारी शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसकी पहली विशेषता है पद परिचय की कि इसमें लिंग, वचन और कारक का उल्लेख किया ही नहीं जाता। इसमें सिर्फ आपको जो आप अव्यय चुनेंगे उसका मुख्य भेद लिखना है और उसका उपभेद लिखना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि धीरे धीरे क्रिया विशेषण है और साथ ही साथ कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। भीतर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण विस्मयादि जो आपका अव्यय के भेद के अंतर्गत ये क्या आया है कि यह क्रिया विशेषण है, और दूसरी विशेषता उसका उपभेद क्या हो गया कि वह स्थानवाचक है। इसी प्रकार के नीचे, के ऊपर, से पहले, के बाद इत्यादि ये जो शब्द आते हैं वे संबंध बोधक अव्यय को प्रकट करते हैं। और किंतु, परंतु, लेकिन ये सब क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। साथ ही साथ जो हम चूंकि, क्योंकि इत्यादि शब्दों के द्वारा वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ने का प्रयास करेंगे वहां पर व्यतिकरण समुच्चय बोधक होगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे कि भावनाओं को प्रकट करने वाले विस्मयादि बोधक शब्दों को निरूपित करते समय हम दो बातों को ध्यान रखेंगे। एक तो हम वहां विस्मयादि बोधक लिखेंगे और दूसरा किस भावना को प्रकट कर रहा है उस भाव को भी लिखेंगे। जैसे यहाँ अरे वाह आश्चर्य की भावना को प्रकट करता है, तो हमने आश्चर्य शब्द का उल्लेख किया है। अव्यय के पद परिचय के साथ ही साथ पद परिचय लेसन हमारा समाप्त होता है। यदि आपको कहीं भी कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले लेसन के लिए प्रतीक्षा करें।